आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हॉरर कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम रमेश है। तो चलिए अब ये कहानी रमेश जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। तो अब जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रमेश सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बदोही से ताल्लुक रखता हूं। पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। इस पेशे में पिछले 18 साल से हूं। देश के हर कोने में सफर किया है। लेकिन आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी में घटी सबसे खौफनाक और डरावनी घटना है। उस घटना को बीते हुए आज सालों हो गए हैं, लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। उस सफर की शुरुआत फरवरी के दूसरे हफ्ते में हुई थी। ठंड का ऐसा मौसम था कि सांसें भी जैसे जमने लगती थीं। मैं उस वक्त नागपुर में था। एक सीमेंट फैक्ट्री से माल लोड किया था जो कलकत्ता की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर डिलीवर करना था। मेरे साथ था मेरा नया खलासी शुभम, 22 से 23 साल का लड़का, हर वक्त जोश से भरा हुआ। नई नई नौकरी लगी थी और ये उसका पहला लंबा सफर था। उस दिन सुबह तकरीबन 7:30 बजे था। 10 बजे हमने नागपुर से ट्रक रवाना किया था। मौसम में कोहरा था और सूरज की हल्की किरणें जमी हुई हवा को चीरती निकल रही थीं। ट्रक में माल अच्छे से बांधा गया था। एक दस्तावेज पूरे थे और हमारी योजना थी कि अगली रात तक हम झारखंड के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। शुभम को मैंने पहले ही समझा दिया था, देख भाई, ये कोई शौक की सवारी नहीं है। लंबा रास्ता है और बीच बीच में सड़कों की हालत भी खराब होगी। नींद को मार डालना पड़ेगा। अगर कहीं भी कुछ अजीब लगे तो तुरंत बताना। हम मजाक नहीं कर रहे। वो मुस्कुराया था। उस्ताद जी, आप बस सिखाइए, मैं तैयार हूं। दिन का सफर बिल्कुल सामान्य रहा। नागपुर से निकलते ही हम भंडारा फिर गोंदिया की तरफ बढ़े। सड़कें खुली थीं, ट्रैफिक कम था। बीच बीच में हम खेतों से, छोटे कस्बों से और उन इलाकों से गुजरे जहां मोबाइल नेटवर्क भी अक्सर गायब हो जाया करता था। ट्रक में रेडियो चलता रहा और शुभम कभी सिगरेट मांगता, कभी चाय के लिए कहता। मैं हंसते हुए उसे टालता रहता। दोपहर बाद 3 बजे के करीब हमने जंगलों वाले क्षेत्र में एंट्री की, जो गढ़चिरौली के आसपास पड़ता है। यहां सड़कें सकरी थीं और दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, जैसे वो आसमान तक जा रहे हों। रास्ता चुप था, इतना चुप कि ट्रक की गड़गड़ाहट भी कानों को तेज लगने लगी थी। शाम के करीब 7 बजे का वक्त था। हम अभी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के आसपास थे। सूरज ढल चुका था और कुहासा अब धीरे धीरे घना होता जा रहा था। मैंने ट्रक की लाइट ऑन कर दी थी और स्पीड थोड़ी कम कर दी थी। सामने से एक ट्रक आता दिखा। हेडलाइट की चमक ने कुछ पल के लिए हमारी आंखें चौंकाई, लेकिन जैसे ही वो पास आया, ट्रक बाईं ओर धीरे धीरे रुका। मैंने ब्रेक दबाया। क्या हुआ उस्ताद जी? शुभम ने पूछा। देख, वो ट्रक रुका है, शायद कोई बात करनी है। मैं ट्रक से बाहर निकला। सामने से जो ट्रक आ रहा था उसका रंग थोड़ा उड़ा हुआ था, लेकिन नंबर प्लेट साफ दिख रही थी। झारखंड नंबर। ट्रक की खिड़की से एक आदमी ने सिर बाहर निकाला। उसकी उम्र करीब 40 से 45 रही होगी। माथे पर गमछा बंधा हुआ था, मूछें मोटी और आंखें घुसी हुई। किधर जा रहे हो भाई? वो बोला। कलकत्ता, सीमेंट लेकर जा रहा हूं, मैंने जवाब दिया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अभी आगे 5 किलोमीटर बाद भारी ट्रैफिक है, रात भर फंसे रहोगे। मैंने भौहें चढ़ाईं। क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा हूं, जाम है। 2 दिन से गाड़ियां हिली नहीं, लेकिन अगर तुम कहो तो एक रास्ता है, मैं खुद भी यहीं से आता हूं।
जंगल के बीच से शॉर्टकट निकलता है, सीधे तुम बीजापुर के पास वाली लिंक रोड पर पहुंच जाओगे। टाइम भी बचेगा और ट्रैफिक से भी बचोगे। शुभम अब ट्रक से नीचे आ चुका था। वो बोला, उस्ताद जी, रास्ता छोटा है तो क्यों ना ट्राई करे। मैंने उस ड्राइवर की आंखों में देखा, वो अभी शांत था। तू खुद उधर से आया है? मैंने पूछा। हर बार वहीं से जाता हूं, 10 साल से उसी रूट का पक्का ड्राइवर हूं। मैंने शुभम की तरफ देखा, वो सिर हिला रहा था। कुछ सेकंड का सोचने का वक्त, और फिर मैंने फैसला ले लिया। ठीक है, तू आगे आगे चल, हम तेरे पीछे पीछे आते हैं। वो हंसा। नहीं भाई, मेरा ट्रक खाली है, मैं इधर रुकूंगा, लेकिन तुम सीधे इसी मोड़ से दाहिने मुड़ो। 4 किलोमीटर बाद एक कच्ची सड़क आएगी, वहीं से शॉर्टकट शुरू होता है। हमने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दूरी पर मोड़ आया और मैंने ट्रक को दाहिनी तरफ मोड़ दिया। धीरे धीरे गांव की बस्ती पीछे छूट गई। अब हम एक वीरान, तंग रास्ते पर थे। दाएं बाएं सिर्फ पेड़, बिजली के खंभे नहीं थे। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। मोबाइल में नेटवर्क धीरे धीरे नो सर्विस दिखाने लगा था। उस्ताद जी, आपने सही किया ना? शुभम ने पूछा। मैंने धीमे से कहा, पता नहीं, अब तो बस उम्मीद ही है। करीब आधा घंटा बीत गया था। हम उस सुनसान जंगल के रास्ते पर चलते जा रहे थे। अचानक हमें सामने एक जगह दो रास्ते दिखे। एक थोड़ा सीधा जाता था, पक्का था, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा। दूसरा कच्चा था और गीली मिट्टी जैसा लग रहा था। वहीं पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, धोती कुर्ता पहने, हाथ में लाठी लिए। मैंने ट्रक धीरे किया और खिड़की से झांक कर बोला, बाबा, कलकत्ता वाली रोड किधर जाएगी? बुजुर्ग आदमी बिना कुछ कहे अपनी लाठी से कच्चे रास्ते की तरफ इशारा करता है। उधर मैंने दोबारा पूछा। वो धीरे से सर हिलाता है, कुछ कहता नहीं। ठीक है बाबा, धन्यवाद। मैंने ट्रक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। शुभम ने धीरे से पूछा, उस्ताद जी, आपको यकीन है कि यही रास्ता है? मैंने गहरी सांस ली। बूढ़े लोग झूठ नहीं बोलते बेटा, पर मैं नहीं जानता था कि आज की रात बूढ़ों के भी चेहरे छलावे हो सकते हैं। जिस वक्त मैंने ट्रक को उस बूढ़े आदमी द्वारा बताए गए कच्चे रास्ते पर मोड़ा था, उस समय मेरी आंखों में थोड़ी सी दुविधा जरूर थी, लेकिन दिल में यह उम्मीद भी थी कि शायद यह शॉर्टकट हमें जल्दी हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। शुभम मेरे बगल में बैठा, कुछ ज्यादा ही शांत हो गया था, वरना वह हर थोड़ी देर में कोई न कोई बात जरूर करता था। लेकिन अब वह लगातार बाहर झांकते हुए जैसे कुछ सोच रहा था। सड़क धीरे धीरे उबड़ खाबड़ होती जा रही थी। पहले तो बस हल्की मिट्टी और छोटे पत्थर थे, लेकिन अब ट्रक ऐसे झूल रहा था जैसे किसी टूटी फूटी पगडंडी पर चल रहा हो। ट्रक के टायर नीचे से मिट्टी को चीरते हुए निकल रहे थे और ट्रक के अंदर अब हल्की हल्की कंपन महसूस होने लगी थी। उस्ताद जी, अगर यही रास्ता है तो फिर ये बना क्यों नहीं ठीक से? शुभम की आवाज में थोड़ा डर था। मैंने धीमे से कहा, शॉर्टकट का मतलब ही होता है कि उसे कम लोग इस्तेमाल करते हैं और जंगल में रास्ते ऐसे ही होते हैं। पर सच कहूं तो मुझे भी अब धीरे धीरे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। ना रास्ते में कोई दूसरी गाड़ी दिख रही थी, ना कोई आदमी, ना ही कोई आवाज। बस ट्रक के टायर और इंजन की आवाज। और उसके बाद करीब 15 से 20 मिनट इसी रास्ते पर चलने के बाद एक ऐसा मोड़ आया जहां सड़क थोड़ी चढ़ाई पर जाती थी और दोनों तरफ पेड़ों की घनी कतारें थीं। उन पेड़ों के ऊपर कोहरा लिपटा हुआ था, जैसे किसी ने सफेद चादर डाल दी हो। मैंने हेडलाइट्स हाई बीम पर डाल दी, लेकिन कोहरे के कारण रोशनी दूर तक नहीं जा पा रही थी। वो उजाला भी जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा कर लौटा था। कुछ दूरी पर पहुंचकर अचानक ट्रक की स्पीड अपने आप धीमी होने लगी। मैंने गैस दी, पर ट्रक जैसे खींचता हुआ चल रहा था। क्या बात है उस्ताद जी? शुभम ने पूछा। मैंने कहा, पता नहीं, ट्रक खुद ब खुद भारी लगने लगा है, जैसे कोई पीछे से पकड़ के रोक रहा हो। रुको, मैं उतर कर देखता हूं।
शुभम जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। मैंने ट्रक रोका और इमरजेंसी ब्रेक लगाया। कुछ ही सेकंड में शुभम पीछे से वापस आया। उसके हाथ में टॉर्च थी। टायर में तो कोई पंक्चर नहीं है, लेकिन मिट्टी बहुत चिपचिपी है। लगता है ट्रक नीचे धंस रहा है। मैं भी उतर आया और जब मैंने जमीन की तरफ देखा तो सच में टायर थोड़ा गहरे धंसे हुए थे। मिट्टी काली और गीली थी और उसका रंग कुछ अजीब ही था। अचानक हमें लगा कि पीछे से कुछ आवाज आई है। हम दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था, बस पेड़ और उन पर लटकी जमी हुई नमी। फिर दूसरी तरफ से हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने झाड़ियों को छुआ हो। शुभम मेरी तरफ झुककर बोला, या यहां कोई है उस्ताद जी? मैंने तुरंत कहा, टॉर्च बंद करो और चुप रहे। चल ट्रक में वापस चल। हम दोनों जल्दी जल्दी ट्रक में लौट आए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। पहले चाबी घुमाई, एक झटका, फिर सन्नाटा। फिर दोबारा चाबी घुमाई। इस बार ट्रक का इंजन गड़गड़ाया, लेकिन चालू नहीं हुआ। तीसरी बार और फिर एक जोर की आवाज ट्रक के ऊपर से आई, जैसे किसी ने ऊपर से पत्थर फेंका हो। शुभम चौंका। उस्ताद जी, ऊपर कोई है? मैंने कहा, शायद पेड़ से कुछ गिरा हो, मैं देखता हूं। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाला और ऊपर देखा, लेकिन वहां सिर्फ शाखाएं थीं, हिलती हुई नहीं, स्थिर। हवा भी नहीं चल रही थी। ट्रक से बाहर मत निकलना, मैंने सख्त आवाज में कहा। अब डर ने दस्तक दे दी थी। मैंने एक बार फिर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने आवाज की और ट्रक चालू हो गया। चलो, मैंने बिना देरी के गियर बदला और धीरे धीरे ट्रक को चलाया। टायरों ने मिट्टी को चीर दिया। उन्होंने मिट्टी को चीरते हुए खुद को बाहर निकाला और ट्रक फिर से चल पड़ा। हम दोनों चुप थे। ट्रक के अंदर अब ना तो रेडियो चल रहा था, ना कोई बातचीत, सिर्फ इंजन की आवाज थी और बाहर का सन्नाटा। कुछ किलोमीटर और चले और अचानक हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सामने एक बहुत पुराना टूटा हुआ बोर्ड लगा था। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन कोहरे और धूल के कारण कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था। मैंने ट्रक रोका। नीचे उतरकर बोर्ड देखने की हिम्मत नहीं हुई। शुभम धीरे से बोला, उस्ताद जी, मुझे लगता है ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर खुलकर दिख रहा था। हमें वही रास्ता लेना चाहिए था जिसे हम जानते थे। जो इंसान रास्ता बदलता है, वो मंजिल भी बदल बैठता है। मैंने धीमे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हूं। अब क्या करें? शुभम ने पूछा। मैंने कहा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वापस मुड़ेंगे। लेकिन मैं जानता था, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। ट्रक जैसे ही उस पुराने जर्जर बोर्ड को पार कर थोड़ा आगे बढ़ा, अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर बढ़ने लगी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे इस जंगल में कुछ ठहरा हुआ है, जैसे समय यहां रुक गया हो या फिर शायद उल्टा चल रहा हो। पेड़ों की ऊंचाई अब और ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। उनकी टहनियां इतनी घनी थीं कि ऊपर आसमान बिल्कुल गायब हो चुका था, जैसे हम किसी सुरंग में जा रहे हों। पर यह सुरंग मिट्टी की नहीं, पत्तों और परछाइयों की बनी थी। शुभम अब बहुत कम बोल रहा था। उसका चेहरा काले पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें बार बार खिड़की के बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे टोका, क्या देख रहा है बार बार? उसने धीमे स्वर में कहा, उस्ताद जी, ऐसा लग रहा है कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, बस पेड़ों के पीछे। हर बार जब मैं देखता हूं वो छुप जाता है। मैंने उसकी तरफ एक तीखी नजर डाली।
तेरा वहम होगा, लेकिन मेरे अपने हाथ भी स्टीयरिंग पर अब पूरी तरह से थमे हुए नहीं थे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगने लगा था। करीब आधा घंटा हम उसी कच्चे रास्ते पर थे, पर कुछ अजीब हो रहा था। हमने एक मोड़ पार किया और मैं चौंका। सामने वही टूटा हुआ बोर्ड फिर से खड़ा था। मैंने ब्रेक मारा। शुभम ने देखा और चौंक कर बोला, ये ये तो वही जगह है। हम यहां पहले आ चुके हैं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल वही बोर्ड, वही मोड़। मैं ट्रक से उतरा और बोर्ड की तरफ गया। इस बार थोड़ी और नमी कम हो चुकी थी। मैंने उंगली से धूल पोंछी। नीचे से लिखा, करिया घाट जंगल क्षेत्र, चेतावनी, रात में प्रवेश ना करें। मैंने दांत पीस लिए। हम घूम रहे हैं, मैंने बड़बड़ाया। शुभम ट्रक से नीचे आया। हम गोल चक्कर में क्यों घूम रहे हैं? जीपीएस भी काम नहीं कर रहा, फोन में नेटवर्क नहीं है। उस्ताद जी, ये जगह कुछ गड़बड़ है। मैंने चारों तरफ देखा। रास्ता वैसा ही था, पेड़ वहीं, झाड़ियां वैसी ही, लेकिन अब मुझे भी महसूस हो रहा था कि हम कहीं ना कहीं फैंस चुके हैं। हमने ट्रक को फिर से आगे बढ़ाया। इस बार मैं पूरा ध्यान मोड़ों पर दे रहा था। मैंने मोड़ों की गिनती शुरू कर दी। पहला मोड़ बाएं, दूसरा दाएं, तीसरा फिर से बाएं। हर पेड़, हर झाड़ी, हर टेढ़ा पत्थर अब मुझे पहचान में आने लगा था, जैसे हम ये सब कुछ पहले भी देख चुके थे। उस्ताद जी, मैं नहीं रुकूंगा अब। हमें ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। शुभम की आवाज में अब घबराहट नहीं, गुस्सा था। मैंने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये ट्रक है, साइकिल नहीं। कहाँ ले जाएगा इसे? वो चुप हो गया। फिर एक और मोड़ आया और सामने वो बूढ़ा आदमी खड़ा मिला, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार था। वही धोती, वही लाठी, वही चुपचाप चेहरा, पर अब उसके कपड़े ज्यादा गंदे थे। चेहरे पर कुछ ज्यादा ही झुर्रियां थीं और उसकी आंखें इस बार खुली नहीं थीं। वो बंद आंखों से खड़ा था। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस धीमे से पास निकाला। शुभम ने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद जी, ये वही है ना? मैंने जवाब नहीं दिया, बस ट्रक को आगे बढ़ा दिया। पीछे देखा तो वो वहां से गायब था। अब हम दोनों समझ चुके थे कि कुछ सही नहीं है। आगे की सड़क पर कोहरा और घना हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा हमारा पीछा नहीं कर रहा, बल्कि आगे से रास्ता तय कर रहा है। मैंने ट्रक रोक दिया। अब क्या करें? शुभम बोला। मैंने कहा, अब बस एक ही तरीका है, पीछे चलो। जहां से आए थे वही लौटते हैं। मैंने ट्रक मोड़ा और पीछे की ओर चल पड़ा। 10 मिनट चला, 15 मिनट चला और फिर सामने वही टूटा हुआ बोर्ड। शुभम का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। हम बाहर नहीं निकल सकते क्या? मैंने गर्दन झुका ली। हम दोनों समझ चुके थे, यह कोई आम रास्ता नहीं है। यह रास्ता अब हमसे खेल रहा है। रात और गहरी हो चुकी थी। ट्रक के अंदर की हवा अब बंद होने लगी थी। मैंने कहा, चल थोड़ा ट्रक से नीचे उतरते हैं। दम घुट रहा है। हम दोनों ट्रक से बाहर निकले। ठंड इतनी तेज थी कि सांसें धुआं छोड़ने लगी थीं। मैंने सिगरेट सुलगाई। शुभम जमीन पर बैठ गया। उस्ताद जी, अगर ये रास्ता सच में हमें पकड़ चुका है, तो क्या हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच में मेरे पास अब कोई जवाब नहीं था। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरकर उस वीरान जंगल के किनारे खड़े थे। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा लगता है। ठंड इतनी गहरी थी कि हाथ जेब में डालने के बावजूद उंगलियां जैसे बर्फ हो गई थीं। मैंने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लिया और दूर जंगल की तरफ देखा। हर तरफ एक जैसी चीजें, पेड़, पत्ते, कोहरा और उनके बीच कुछ ऐसा जो बार बार दिखाई नहीं देता, लेकिन हर बार महसूस होता है। उस्ताद जी, शुभम ने धीमे स्वर में कहा, आपको भी लग रहा है ना जैसे कोई हमें देख रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे भी वैसा ही लग रहा था। हम ट्रक में वापस चढ़ गए। अब मैंने एक काम किया। मैंने ट्रक के शीशे बंद कर दिए, कैबिन लॉक किया और अंदर की लाइट जला दी। ट्रक की हल्की रोशनी में शुभम का चेहरा
और भी थका हुआ दिख रहा था। थोड़ा सो ले, मैंने कहा। जब दिमाग थकता है तो डर भी ज्यादा महसूस होता है। सोने की हिम्मत नहीं है उस्ताद जी, उसने धीरे से कहा। नींद आए भी तो सपना वही आएगा जो अभी बाहर चल रहा है। करीब आधा घंटा और बीता। ट्रक स्टार्ट था, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे थे। हमारा नक्शा, जीपीएस, मोबाइल सब बेकार हो चुका था। तभी ट्रक के ऊपर से एक आवाज आई, जैसे कोई चीज ऊपर से सरकी हो। हम दोनों ने एक साथ ऊपर देखा, लेकिन ट्रक की छत तो अंदर से दिखती नहीं। शुभम ने मेरी तरफ देखा, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। कोई ऊपर चढ़ा है क्या? शायद कोई जानवर। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। शुभम ने कहा, मैं उतर के देखता हूं। नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब ट्रक से बाहर कोई नहीं जाएगा, कम से कम रात के इस वक्त नहीं। कुछ देर बाद ट्रक की हेडलाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी। एक बार फिर बंद, फिर खुद चालू हो गई। मैंने स्विच देखा, बंद था। उस्ताद जी, ये तो बंद है। फिर लाइट अपने आप। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ट्रक का इंजन बंद करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। क्या हम रुके रहे? शुभम ने पूछा। मैंने धीमे से कहा, जब तक सूरज ना निकल जाए कोई ट्रक से बाहर नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा और किसी आवाज पर ध्यान नहीं देगा। शुभम ने सिर हिला दिया। रात बीत रही थी, या शायद रुक गई थी, क्योंकि घड़ी में समय वहीं का वहीं अटका हुआ था। 2:17 सुबह। मैंने उसे झटका दिया। सेकंड की सुई घूमी, फिर रुक गई, फिर वापस उल्टा घूमी। मैंने घड़ी उतार दी। अब मुझे यकीन हो गया था कि हम किसी रास्ते पर नहीं थे, हम किसी जगह में फंस चुके थे। तभी ट्रक के शीशे पर ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे से उंगली से खटखटा रहा हो। हम दोनों बुद्ध बन गए। मैंने शीशे की तरफ देखा, कुछ भी नहीं। देखो मत, मैंने शुभम से कहा, पर उसने धीरे से कहा, उस्ताद जी, मुझे पीछे से कुछ दिखा, एक परछाई। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें पटी हुई थीं। परछाई कहाँ? मैंने पूछा। शीशे के पार, बाईं ओर, पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद आवाज फिर से आई, इस बार ट्रक के दूसरे शीशे पर। उस्ताद जी। शुभम अब रोने लगा था। हमें क्यों फंसाया गया है? मैंने कहा, क्योंकि हमने उस अजनबी ड्राइवर की बात मान ली, जिसने हमें शॉर्टकट पर भेजा। अगर वो इंसान था तो अब तक कहीं ना कहीं दिखता। हम दोनों चुप हो गए। ट्रक के बाहर अब भी थक थक की आवाजें आती रहीं, हर बार अलग शीशे पर, जैसे कोई धीरे धीरे हमें पूरे ट्रक में घेर रहा हो। और तभी एक बहुत धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत पास आकर कुछ फुसफुसा रहा हो। निकल बाहर, निकल बाहर। मैंने हनुमान जी का नाम मन ही मन लिया और शुभम को कंधे से पकड़ा। आंखें बंद कर, कुछ नहीं सुन रहा, कुछ नहीं देख रहा। हम दोनों एक दूसरे से सट कर बैठे रहे। सांसें थमी हुई थीं और बाहर सिर्फ कोहरा और किसी की आहट। सुबह कब होनी थी हमें नहीं पता, क्योंकि रात भी तो अब रात जैसी नहीं रह गई थी। घड़ी की सुई, मोबाइल का नेटवर्क और बाहर का वक्त सब जैसे थम सा गया था। मैं और शुभम पूरी रात ट्रक के केबिन में ही बैठे रहे। ना कुछ बोला, ना ही हिला। बस एक दूसरे की सांसें सुनते रहे और बाहर की थक थक फुसफुसाहटें और वो परछाइयां एक अंधेरे कोने में घुलती जाती रहीं। तभी ट्रक की लाइटें झपकने लगी और इंजन अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने झट से इग्निशन ऑन किया। एक बार, दो बार, तीन बार। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। क्या हो गया उस्ताद जी? शुभम ने घबराकर पूछा। मैंने गहरी सांस ली। पता नहीं, पता नहीं, अब तो बैटरी भी डेड लग रही है। शुभम मेरी तरफ देखे जा रहा था, जैसे उसे अब कुछ भी उम्मीद करना बेकार हो। मैंने खिड़की से झांका। दोनों। बाहर का कोहरा अब हल्का हो रहा था। शायद सुबह होने वाली थी, लेकिन सूरज का कोई रंग अब तक आसमान पर नहीं था। बस हल्का हल्का नीला उजाला, पर उसमें भी अजीब ठंडक थी। अब क्या?
अब क्या करें? शुभम ने पूछा। मैंने एक फैसला लिया। हम ट्रक यहीं छोड़ते हैं। पैदल ही कुछ किलोमीटर चले, शायद कोई गांव या सड़क मिल जाए। ट्रक को यहीं छोड़ दें? उसने हैरानी से पूछा। कोई चारा नहीं है। अगर बैठे रहे तो यहीं सड़ जाएंगे। मैंने ट्रक की चाबी निकाली, दस्तावेज संभाले और केबिन के अंदर का सामान देखा। एक टॉर्च, थैली में रखे 2 बिस्किट के पैकेट, पानी की आधी बोतल और एक पुरानी सी छड़ी जो कभी सामान खींचने के लिए ट्रक में रखी थी। ले, जो जरूरी हो वो ले ले। शुभम ने टॉर उठा ली। मैंने वो छड़ी हाथ में ले ली। ना जाने क्यों हमने ट्रक के दरवाजे बंद किए और पैदल निकल पड़े। रास्ता अब और भी तंग हो गया था। पेड़ एक दूसरे के और करीब आ गए थे। ऊपर से सूखी टहनियां रास्ते को छू रही थीं, जैसे हमें रोक रही हों। हमारे जूतों की आवाज सूखी पत्तियों पर पड़ रही थी और हर 2-3 मिनट में हम दोनों रुककर पीछे मुड़कर देखते थे, क्योंकि वो एहसास कि कोई पीछा कर रहा है अब आदत बन चुका था। करीब आधा घंटा चलने के बाद एक छोटी सी पगडंडी दिखाई दी, जो मुख्य कच्ची सड़क से अलग होकर दाईं ओर जाती थी। वो रास्ता झाड़ियों के बीच से होकर नीचे की तरफ उतरता था। मैंने रुक कर देखा। इधर चलें, शुभम ने कहा। अगर ये भी वैसा ही लूप हुआ तो? मैंने गहरी सांस ली। हम हर रास्ता आजमाकर ही निकले दोनों। उस पगडंडी पर उतर गए। कुछ ही दूरी पर नीचे एक खुला मैदान था और उस मैदान के बीचों बीच एक पुराना सा पत्थर का कुआं दिखा। कुएं के चारों तरफ कटीली झाड़ियां थीं और उसमें से कई सूखी हुई थीं, जैसे किसी ने हाल ही में आग लगा दी हो। पर सबसे अजीब चीज ये थी कि उस कुएं के पास एक पुरानी ट्रक की बॉडी पड़ी थी। एक ऐसा ट्रक जो अब सिर्फ एक जंग खाए लोहे के ढांचे में बदल चुका था। शुभम वहीं ठिठक गया। उस्ताद जी, देखो वो। मैंने उसकी तरफ देखा। कहीं वो। मैंने उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही आगे बढ़कर ट्रक की बॉडी देखनी शुरू की। बिल्कुल वही मॉडल, वही साइज, वही ढांचा, लेकिन नंबर प्लेट मिट चुकी थी। उस ट्रक के केबिन के अंदर झांकने पर जो देखा, वो एक जली हुई ड्राइवर सीट थी और उसके नीचे कुछ हड्डियां। शुभम एक कदम पीछे हटा। यहां कोई मरा है उस्ताद जी। यहां किसी की मौत हुई है, और वो भी ट्रक में। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा गला सूख गया था। पैरों में जान नहीं थी। तभी पीछे से एक आवाज आई। रुक गए? हम दोनों पलटे। पीछे कोई नहीं था। किसने कहा? कोई जवाब नहीं। बस हल्का सा हासी जैसा कुछ हवा में तैर गया। शुभम कांप गया। उस्ताद जी, वापस चलते हैं। ये जगह, ये रास्ता नहीं है। मैंने उसकी बात मानी। हम लौटने लगे, लेकिन वापस लौटते ही जो रास्ता अभी कुछ देर पहले झाड़ियों के बीच से आया था, वो अब था ही नहीं। रास्ता कहां गया उस्ताद जी? शुभम अब जोर से बोलने लगा था। हम तो इसी से आए थे। ये पगडंडी कहां चली गई? मैंने चारों तरफ देखा। सिर्फ कंटीली झाड़ियां थीं, वही कुआं, वही सूखा मैदान, लेकिन ऊपर की सड़क की कोई निशानी नहीं। हम अब एक ऐसे घेरे में थे जहां आने का रास्ता दिखता था, लेकिन वापस जाने का नहीं। शुभम अब मेरे कंधे से लग गया। हमें उस ड्राइवर ने फंसाया उस्ताद जी, जो हमें शॉर्टकट बताकर गया था। वो आदमी इंसान था ही नहीं। मैंने उसका कंधा दबाया। चुप रहो, अभी नहीं। अभी हमें बस यहां से बाहर निकलना है। आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक और चीज दिखाई दी। एक लकड़ी का गेट। गेट टूटा हुआ था। उसके बाहर एक पुराना सा लैंप लटक रहा था, जिसमें से हल्की सी आग की लो अब भी जल रही थी। और गेट के ऊपर लिखा था, ठहरो, आओ। बस एक ही शब्द। शुभम ने धूक निकाला। हम कहां आ गए हैं उस्ताद जी? मैंने कहा। शायद वहीं जहां हमें नहीं आना चाहिए था। लकड़ी का वो टूटा हुआ गेट हमारे सामने था। उसके ऊपर लटका हुआ छोटा सा लैंप। उस लैंप की हल्की सी कांपती लौ और हवा में बहती एक अजीब सी गंध, जैसे कहीं पास में कुछ जलाया हो। पर क्या? ये तय नहीं था। मैंने गेट की तरफ देखा। उस पर लिखा शब्द ठहर जाओ, मानो हमसे कह रहा हो कि यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो।
पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। पीछे का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ झाड़ियों, जंगल और वो सूखा कुआं। शुभम धीरे से फुसफुसाया, उस्ताद जी, ये जगह नाम से ही खतरनाक लग रही है। मैंने कहा, नाम जितना भी डरावना हो बेटा, जब जगह की शक्ल इससे भी ज्यादा डराने लगे तो नाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम दोनों ने गेट पार किया। अंदर एक संकरी पगडंडी थी जो बाईं तरफ मुड़ रही थी। दाईं ओर कुछ नहीं था, बस ऊंचे ऊंचे पेड़, एक सूखा मैदान और धुआं, और कई जगहों पर जले हुए लकड़ी के टुकड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ जलाया गया हो। हम उस पगडंडी पर चलने लगे। हर कदम पर कुछ न कुछ आवाजें हमारे पैरों के नीचे से निकलती थीं। सूखी पत्तियों का चिटकना, कभी कभी लकड़ी का टूटना और कभी झाड़ियों से कुछ खिसकने की फुसफुसाहट। करीब 10 मिनट चलने के बाद हमें दूर से एक आकृति दिखी। कोहरे के पार एक बूढ़ा आदमी, वही धोती, वही लाठी, वही खामोशी। उस्ताद जी, ये फिर वही है। शुभम की आवाज कांप रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अब की बार इससे बात करनी होगी। हम दोनों धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। वो आदमी अब तक बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे वो जानता हो कि हम आने वाले हैं। जैसे ही हम करीब पहुंचे, उसने आंखें खोली। गहरी धसी हुई आंखें, पर उनमें डर नहीं था, कोई और भाव भी नहीं था, बस खालीपन था। मैंने उससे पूछा, बाबा, ये कौन सी जगह है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, बाबा, ये ठहराव क्या है? हम यहां क्यों फंस गए हैं? तब उसकी आवाज आई, धीमी धीमी, जैसे सैकड़ों साल पुराना रेडियो बोल रहा हो। जिसने रास्ता बदला उसे मंजिल नहीं मिलती। मैंने कुछ नहीं कहा। शुभम ने हिम्मत करके पूछा, हम यहां से बाहर कैसे जाएं? बूढ़े ने धीरे से अपनी लाठी उठाई और दाहिनी तरफ एक घने झुरमुट की ओर इशारा किया। उधर जाओ, अबिया वहां से निकल जाओगे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उस्ताद जी, चलें? शुभम ने पूछा। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर रुक गया। पीछे पलटकर देखा, वो बुजुर्ग अब वहां नहीं था, गायब। वो आदमी गायब हो गया। शुभम की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब जा ही रहे हैं तो चल, जल्दी। हम झाड़ियों के उस ओर घुसे। झाड़ियों के बीच रास्ता बहुत ही तंग था। कई जगह कांटों से हमारी कमीजें फट गईं, हाथ कट गए, लेकिन हम चलते रहे। थोड़ी ही देर में रास्ता थोड़ा खुला और सामने एक पुराना सा मिट्टी का घर दिखा। एकदम अकेला, चारों तरफ वीरानी और खिड़की में हल्की सी रोशनी। कोई रहता है क्या यहां? शुभम ने पूछा। मैंने कहा, अब जो भी हो चलकर देखना पड़ेगा। हम उस घर के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना था, आधा सड़ा हुआ। मैंने धीरे से खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। हम अंदर घुसे। अंदर एक कमरा था, एक लकड़ी की मेज, 2 पुरानी कुर्सियों, दीवार पर जाले और एक कोने में हनुमान जी की एक टूटी मूर्ति रखी थी। शुभम दौड़कर उसके पास गया। उस्ताद जी, देखो, ये क्या? मैंने पूछा। इसी तरह की मूर्ति मेरे बाबा के घर में थी, एकदम यही चेहरा। ये मूर्ति वहां से कैसे आई? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी नजरें अब उस मेज पर रखे कागजों पर थीं। मैंने एक कागज उठाया, उसमें लिखा था, जो यहां आता है वो ठहर जाता है, हमेशा के लिए। मेरे हाथ से कागज गिर गया और तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। शुभम चिल्लाया, उस्ताद जी! मैं दरवाजे की तरफ भागा, पंचा धक्का मारा, लेकिन वो दरवाजा जैसे किसी पत्थर का हो गया था।
टस से मस नहीं। और तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, तुम आ गए? हेलो, अब कभी नहीं जाओगे? दरवाजा जब जोर से बंद हुआ, तेज आवाज के साथ, तब ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे कंधों पर भारी बोझ रख दिया हो। हम दोनों कुछ पल वैसे ही खड़े रह गए। मैं दरवाजे को खींच रहा था। शुभम पीछे पीछे दरवाजे को धक्का दे रहा था, पर वो हिला तक नहीं। उस्ताद जी, क्या क्या हम अंदर बंद हो गए? शुभम शुभम की आवाज कांप रही थी, जैसे उसका गला सूख चुका हो। मैंने कहा, तू दीवार देख, शायद कहीं खिड़की हो। वो दीवार की ओर भागा। खिड़की दिखी भी, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा धुंध था, एकदम सघन, ऐसा कि खिड़की के उस पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ना पेड़, ना मैदान, ना ही वो झाड़ियों वाला रास्ता, जैसे इस घर के बाहर अब दुनिया ही खत्म हो गई हो। कमरे में अब बहुत ठंडक थी। हवा का एक झोंका अंदर आया और दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर हिलने लगी। मैंने ध्यान से देखा, वो तस्वीर एक आदमी की थी। पुरानी जमाने के कपड़े पहने हुए, लंबी मूछें, और पीछे कहीं धुंधले में एक ट्रक खड़ा हुआ था। ये कौन है? मैंने खुद से कहा। ये ट्रक ड्राइवर है क्या? शुभम ने पूछा। मैंने तस्वीर को गौर से देखा और उसकी आंखों में झांक कर देखा। वो तस्वीर अब भी वैसे ही थी, लेकिन कुछ था उसमें जो अजीब लग रहा था, जैसे वो हमें भी देख रही हो। तभी मेज के पास रखी कुर्सी हिलने लगी। हम दोनों तुरंत उसी ओर पलटे। कुर्सी अपने आप पीछे खिसक रही थी और उसके सामने रखा वही कागज फिर से मेज पर आ गया था, जिसे मैंने कुछ मिनट पहले जमीन पर गिरा दिया था। मैंने जल्दी से उसे उठाया और पढ़ा। अब उसमें नया शब्द लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। मैंने वो कागज नीचे फेंक दिया। शुभम अब कमरे के एक कोने में बैठ गया था, सिर थामे हुए। हमें माफ कर दो, जो भी है हमें जाने दो। मैंने उसे उठाया। कमजोर मत बन, अभी नहीं। तभी कमरे के कोने से आवाज आई, जैसे किसी के कदमों की आहट मिट्टी पर पड़ी हो। हम दोनों ने एक साथ गर्दन घुमाई। कोना पूरी तरह खाली था, लेकिन वहीं पर रखा हनुमान जी की टूटी मूर्ति का चेहरा अब उल्टा पड़ा हुआ था। मैंने उसे सीधा किया और उस मूर्ति की आंखों से काला तरल निकल रहा था, जैसे कोई रो रहा हो। उस्ताद जी, ये जगह इंसानों की नहीं लगती। शायद ये उसी का इलाका है जिसने हमें उस रास्ते पर भेजा था। तभी कमरे में रखा दराज अपने आप खुल गया। मैंने डरते हुए आगे बढ़कर उसके अंदर देखा। वहां एक पुरानी डायरी जैसी चीज रखी थी। उस पर नाम लिखा था, हरनाम सिंह, ट्रक ड्राइवर। मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना धुंधला, दूसरा पन्ना फटा हुआ। तीसरे पन्ने पर लिखा था, मैं यहां फंस गया हूं। ये घर नहीं है, ये रास्ता नहीं है, ये एक भूल है। मुझसे भी एक अजनबी ने यही कहा था, शॉर्टकट लो। और तब से मैं यही हूं। मैं अब इंसान नहीं रहा। हम दोनों की रूह कौप गई। हरनाम सिंह, ट्रक ड्राइवर, वो भी फंस गया था। उस्ताद जी, कहीं वो ट्रक कुएं के पास जो खड़ा था वही। मैंने सर हिलाया शायद, और तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर फिर वही घना धुंध, पर इस बार उस धुंध के बीच एक परछाई खड़ी थी, लंबे कद की, गर्दन झुकी हुई, और सिर पर वही कपड़ा जो उस ड्राइवर ने पहना था जिसने हमें रास्ता बताया था। उस्ताद जी, वो वही है, शुभम ने कांपती आवाज में कहा। पर मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो परछाई धीरे धीरे अंदर आने लगी थी और उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा दीवार पर तस्वीर में था। दरवाजा अब पूरा खुल चुका था। कमरे की सीमाएं टूट रही थीं और कोहरे के भीतर से वो परछाई अब साफ साफ दिख रही थी। ऊंचा कद, झुका हुआ सिर और गले में लटकता वही गमछा, एकदम वही इंसान जिसने रास्ते में कहा था, शॉर्टकट ले लो, सीधे पहुंच जाओगे। अब वो हमारे सामने खड़ा था, लेकिन उस इंसान के चेहरे पर कुछ अजीब था। उसका चेहरा स्थिर नहीं था। हर पल जैसे उसमें कोई हलचल हो रही थी, जैसे चेहरा हिल नहीं रहा हो, लेकिन अंदर से कुछ बदल रहा हो, जैसे एक नकाब के नीचे कई और चेहरे छुपे हों। उस्ताद जी, शुभम ने मेरे कंधे को कसकर पकड़ा।
वो हमें देख रहा है ना? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा गला सूख चुका था। वो आदमी या जो कुछ भी वो था, अब कमरे के अंदर आ चुका था और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। बहुत हल्की पर बहुत भारी। हर कदम ऐसा लगता जैसे जमीन पर कोई बोझ पड़ रहा हो, जैसे मिट्टी उस पर प्रतिक्रिया कर रही हो। वो हमारे सामने खड़ा हुआ। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है तू? वो चुप रहा। उसकी आंखें ऊपर उठीं, काली, एकदम काली। कोई सफेदी नहीं थी उनमें, जैसे अंदर कुछ नहीं, एक गहराई, एक खालीपन, एक खड्ड। तुम आ गए, जैसा सब आए हैं। उसके मुंह से आवाज निकली। आवाज में ना इंसान की गर्मी थी, ना कोई भावना, बस एक सूखा, रुका हुआ स्वर। हम यहां क्यों फंसे हैं? मैंने पूछा। क्योंकि तुमने माना जो नहीं मानना चाहिए था। किसकी बात? वो बोला, मेरी ही तो। और तभी उसका चेहरा बदलने, हमें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। पहले उसका चेहरा उस ड्राइवर का था, फिर धीरे धीरे वो बदलने लगा। चेहरा लंबा हुआ, फिर छोटा, फिर एक और आदमी का चेहरा, फिर बूढ़ा चेहरा, फिर अचानक वो बूढ़ा जिसने हमें रास्ते पर मोड़ा था। उस्ताद जी, ये वही बूढ़ा है। शुभम चिल्लाया। मैं समझ गया, ये हर बार अलग अलग रूप में आता है। वो बोला, हर एक को रास्ता दिखाता हूं। कोई शॉर्टकट चाहता है, कोई मंजिल जल्दी चाहता है, कोई भागना चाहता है। मैं उन्हें बस वही देता हूं जो वे खुद मांगते हैं। मैंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तू इंसान नहीं है, तू क्या है? वो धीरे से मुस्कुराया, एक थकी हुई खाली सी मुस्कान। मैं वो हूं जो रास्तों के बीच रहता हूं, जिसे कोई नहीं जानता पर सब कभी ना कभी मिलते हैं। जिसे कुछ साया कहते हैं, कुछ भटकती आत्मा, कुछ बस गाइड। न पर असल में मैं सिर्फ वो हूं जो ठहराव देता है। उसका गमछा अब अपने आप खुलने लगा। उसके गले में लटकी एक टूटी हुई घड़ी दिखी और उस घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। जो मेरे पास आता है उसका समय लौटता नहीं, वो यहीं रुक जाता है। मैंने देखा, उसके पीछे दीवार पर वही पुरानी तस्वीर अब धुंधली हो रही थी, जैसे उसमें से रोशनी खींची जा रही हो। मैंने जेब से हनुमान जी की छोटी मूर्ति निकाली, वही जो ट्रक में पड़ी थी। वो देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम वहां ले आए हो जो मेरी सीमा से बाहर है। हाँ, मैंने कहा, अब हम रुकेंगे नहीं। मैंने मूर्ति उसकी तरफ बढ़ाई, उसके कदम रुक गए। चेहरा कांपने लगा। गले की घड़ी जोर से झंझनाई और वो परछाई पीछे हटने लगी। चल शुभम, मैंने चिल्लाया। हम दोनों भागे कमरे से बाहर। वो दरवाजा जो अब तक बंद था, अपने आप खुला पड़ा था। बाहर अब कोहरा नहीं था, बस एक पतली सी पगडंडी थी जो जंगल से बाहर की तरफ जा रही थी। हम दोनों उसी पगडंडी पर दौड़ पड़े। पीछे से उसकी आवाज आई, तुम जा रहे हो, पर मैं यहीं रहूंगा, किसी और के इंतजार में, किसी और शॉर्टकट के लिए। हम दोनों उस पगडंडी पर भागते जा रहे थे, बिना पीछे देखे, बिना रुके, बस एक ही उम्मीद लेकर कि अब शायद बाहर का रास्ता मिल जाए। पेड़ों की लंबी कतारें दोनों तरफ बनी हुई थीं, लेकिन अब उनमें वो डरावनी चुप्पी नहीं थी जो कुछ घंटे पहले थी। अब उनमें खालीपन था, जैसे ये रास्ता सिर्फ इसीलिए बनाया गया हो कि हम गुजर सकें। शुभम खौफता हुआ मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। उस्ताद जी, अब डर नहीं लग रहा, मैंने पीछे देखे बिना जवाब दिया कि क्योंकि अब डर सामने आ चुका है, छुपा नहीं। करीब 15 मिनट लगातार चलने के बाद रास्ता थोड़ा समतल हुआ। हमें एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मिट्टी की एक ऊंची ढलान थी और उसके नीचे दूर दूर तक फैला एक मैदान दिखाई दे रहा था। आकाश पर अब हल्की हल्की लालिमा थी, सूरज निकलने की आहट। उस्ताद जी, लगता है हम बाहर आ गए। शुभम की आंखों में पहली बार थोड़ी राहत दिखी। शायद हमने उस ढलान से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे आते ही एक टूटी फूटी सड़क मिली। उस सड़क पर काले निशान थे,
जैसे पुराने ट्रकों के टायरों के। ये वही पुराना रास्ता लग रहा है, मैंने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक पुराना बोर्ड मिला, धातु का, जंग खाया हुआ, लेकिन उस पर नाम साफ लिखा था, बिजना घाट रोड, पश्चिम बंगाल सीमा, 4 किलोमीटर। उस्ताद जी शुभम खुशी से चिल्लाया, हम वापस आ गए। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। हवा में अब ठंडक थी। हमने कुछ और दूरी तय की और फिर सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। एक बुजुर्ग आदमी बैठा था और पास में एक औरत रोटी सेक रही थी। मैंने धीरे से शुभम से कहा, सावधान रहना, अब किसी पर भरोसा नहीं। लेकिन वो दुकान एकदम आम थी। हम वहां रुके। बुजुर्ग आदमी बोला, कहां से आ रहे हो भाई? सुबह सुबह बहुत परेशान दिख रहे हो। मैंने कहा, भटके हुए थे, अब रास्ता मिल गया लगता है। अच्छा, तो आप भी वहां से आए हैं? उसकी बात सुनकर मेरी नजरें सीधी उसकी आंखों में जा टिकी। वहां? मैंने पूछा। हां, वो बोला, उस जंगल के उस पार, जहां एक पुराना रास्ता है जिसे लोग छाया रास्ता कहते हैं। आपको कैसे पता? मैंने पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। मैं यही हूं पिछले 20 साल से। हर साल 2-3 ट्रक वाले उस रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ कभी लौटते नहीं, और जो लौटते हैं उनकी आंखें कभी सीधी नहीं होती। मैं चुप था। शुभम भी कुछ नहीं बोला। बूढ़ा फिर बोला, तुम दो बहुत भाग्यशाली हो। मैंने पूछा, जो लौटते नहीं उनके साथ क्या होता है? वो आदमी बोला, वो ठहर जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ लिया हो। एक जगह फंस जाते हैं। समय उनके लिए आगे नहीं बढ़ता। ट्रक वहीं, लोग वहीं, लेकिन उनकी आवाज कभी नहीं आती। हमने चाय पी, थोड़ी देर वहीं बैठे और फिर चलने लगे। लेकिन जैसे ही हमने सड़क पकड़ी, पीछे से बूढ़े की आवाज आई, अगर उस गमछा पहने ड्राइवर को फिर कभी देखो तो उसे मत सुनना। मैं ठिठक गया। पीछे पलटकर देखा, दुकान वहां थी ही नहीं, सिर्फ सूखा मैदान, और उस जगह पर राख उड़ रही थी। उस्ताद जी शुभम ने धीरे से पूछा, क्या हम सच में बाहर निकल आए? मैंने जेब से अपनी घड़ी निकाली। उसमें समय था 6:13 सुबह। बहुत घड़ी की सुई अब सही दिशा में चल रही थी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लगता है अब सचमुच सुबह हो चुकी है। हम सड़क पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। घड़ी सुबह के 6:48 बजा रही थी। सड़क अब एकदम साफ थी। दाएं बाएं खेत और दूर 1-2 लोग दिखाई दे रहे थे। लगभग 1 घंटा पैदल चलने के बाद एक पुरानी सी छोटी बस स्टॉप जैसी छत मिली, जिसके नीचे एक बेंच और पास ही एक पानी का हैंडपंप था। हम दोनों वहीं रुक गए। शुभम वहीं बैठ गया। उसके पैरों में जान नहीं थी। मैंने हैंडपंप से पानी निकाला। ठंडा, साफ, असली। मैंने अपनी हथेली में पानी लिया और मुंह पर मारा। यह असली था। हम सच में बाहर आ चुके थे। उस्ताद जी शुभम ने एक लंबी सांस छोड़ी। क्या अब सब खत्म हो गया? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ मेरे अंदर अभी भी अधूरा था। जो कुछ हमने देखा, जिया, वो किसी सपने जैसा था, लेकिन इतना सच कि शरीर तक कांप जाता था। और तभी बस स्टॉप के पीछे की तरफ से एक धीमी मगर मजबूत चाल चलने की आवाज आई। हमने गर्दन घुमाई। वहीं एक बुजुर्ग आदमी आ रहा था। सादा धोती कुर्ता, हाथ में लाठी और कंधे पर झोला। उसकी चाल में थकान नहीं, ठहराव था।
वो सीधे हमारे सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखें बिल्कुल सीधी, जैसे वो हमारे भीतर झांक रही हों। कुछ पल वो चुप रहा, फिर उसने कहा, निकाल लाए खुद को। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, मैं वही हूं जो पहले ही मिल चुका हूं तुमसे, लेकिन तब तुमने मेरी पहचान नहीं देखी क्योंकि मैं चाहता भी नहीं था कि देखो। शुभम कांपते हुए खड़ा हो गया। वो जंगल, वो ठहराव, वो ड्राइवर, आप जानते हैं? वो बूढ़ा मुस्कुराया। जानता नहीं बेटा, देखा है, भोगा है, और अब उसका पहरेदार हूं। मैंने ध्यान से उसकी बात सुनी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो जगह असल में है क्या? वो ड्राइवर कौन है? और वहां से कोई क्यों नहीं लौट पाता? बूढ़े ने अपनी लाठी जमीन पर टिका दी और एक लंबा सांस लेकर बोलना शुरू किया। आज से लगभग 32 साल पहले मैं भी एक ट्रक ड्राइवर था। नाम ब्रिजलाल। नहीं, मैं वहां रुका और फिर वहां वो आया, वही जिसे तुमने देखा, गमछा पहने एक ड्राइवर, कभी जवान, कभी बुजुर्ग, कभी बच्चा, हर रूप में बदलता हुआ, पर उसका चेहरा कभी एक नहीं रहता। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक छाया थी, एक आत्मा नहीं, बल्कि रास्ता बदलने की कीमत। हर बार जो इंसान गलत रास्ता चुनता है, हर बार जो अपने विश्वास से भटकता है, हर बार जो जल्दी मंजिल पाना चाहता है, उससे वो मिलता है। वो किसी को मारता नहीं, बस रोक देता है। वो आदमी तुम्हारे मन के अंदर आता है, तुम्हारे भरोसे में उतरता है, और फिर तुम्हें ऐसे रास्ते पर मोड़ता है जहां से लौटने की कोई उम्मीद नहीं रहती। तो आप वहां से कैसे बचे? मैंने पूछा। वो बूढ़ा मुस्कुराया। मैं नहीं बचा था, मैं वहीं रह गया। मेरा शरीर वहां रह गया, लेकिन मेरी आत्मा बाहर आ गई। उस जगह को चेतावनी देने के लिए, मैं अब इंसान नहीं हूं। मैं उन लोगों को रास्ता दिखाता हूं जो उस तरफ जाते हैं, पर कम ही लोग मेरी बात सुनते हैं। मैंने पूछा, आपने हमें क्यों नहीं रोका उस दिन? ब्रिजलाल ने मेरी आंखों में देखा। रोका था बेटा, जब मैंने रास्ता बताया था, तुमने सुना नहीं। तुमने उस छलावे की बात पहले मान ली थी। और जब इंसान अपने डर को छोड़कर लालच चुनता है, तो वो किसी की बात नहीं सुनता। शुभम के चेहरे पर पछतावा साफ था। मैंने धीमे से पूछा, जो लोग वहां फंसे रहते हैं, वो मरते नहीं, तो फिर क्या होते हैं? ब्रिजलाल ने कहा, वो ठहर जाते हैं। उनका समय, उनकी सोच, उनकी आत्मा, सब वहीं रुक जाती है, और धीरे धीरे वो खुद उस जाल का हिस्सा बन जाते हैं। हरनाम सिंह, जिसकी डायरी थी, वो भी, हाँ, ब्रिजलाल बोला, वो भी एक ट्रक ड्राइवर था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। शायद वही था जिसने दरवाजा खोला था, शायद वही जिसने बंद किया। मैंने सिर झुका लिया। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ब्रिजलाल ने जेब से एक छोटा ताबीज निकाला। इसे रखो। अगर दोबारा उस रास्ते के करीब भी जाना पड़ा, तो ये पहचान दिलाएगा कि तुम वहां के नहीं हो। मैंने ताबीज लिया और दिल से लगाया। हमने विदा ली, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, ब्रिज लाल वहां नहीं था। बस हवा में उसकी लाठी की हल्की आवाज और उसके शब्द तैर रहे थे। शॉर्टकट हमेशा मंजिल तक नहीं ले जाता, कभी कभी वो सीधे ठहराव तक पहुंचा देता है। सुबह पूरी तरह निकल चुकी थी। हम एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां कुछ लोग थे। एक चाय की दुकान थी, और हल्की आवाजों के साथ बकरियां मैदान में चल रही थीं। पर माहौल अभी भी थोड़ा ठहरा हुआ लग रहा था, जैसे सन्नाटा अभी हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। शुभम अब पहले से शांत हो चुका था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब एक अजीब सा खालीपन था। मैंने उससे कहा, तू थोड़ा सा सो ले, मैं चाय लाता हूं। मैं दुकान पर गया, चाय ली, वापस आया, पर शुभम वहां नहीं था। उसका बैग वहीं पड़ा था, लेकिन वो खुद गायब। मैंने आसपास देखा, हर किसी से पूछा, क्या आपने एक लड़का देखा जो यहीं बैठा था? सब ने सिर हिलाया, नहीं देखा। मैंने चाय छोड़ दी और पूरे गांव के कोने कोने में दौड़ने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 30 मिनट हो गए।
शुभम कहीं नहीं मिला। मुझे एकदम वैसा ही एहसास हुआ जैसा ठहराव में हुआ करता था। एक सूनापन, एक घुटन, एक अदृश्य खिंचाव। मैंने वहीं जमीन पर बैठकर सिर पकड़ लिया। नहीं, ये हो नहीं सकता। वो मेरे साथ था, उसने सब झेला। और अब जब हम बाहर निकल आए हैं, वो कैसे गायब हो गया? तभी मेरे ठीक पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई। तुम तो बाहर आ गए, पर वो नहीं आ पाया। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, पर हवा की गंध वही थी, जैसे किसी पुराने सड़े हुए घर की दीवारों से आती है। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? सामने आ! शुभम को कहां ले गया? जवाब नहीं आया, सिर्फ एक हंसी, धीमी, जली हुई, गहरी, जो हवा में कहीं गूंजती चली गई। अब मेरे पास दो ही रास्ते, या तो मैं इसे यहीं खत्म मानकर घर चला जाऊं, या फिर दोबारा उसी रास्ते की तरफ लौटूं जहां से हम बाहर आए थे। मैंने अपनी जेब में रखा वो तावीज टाइट पकड़ा, पर बिना किसी को कुछ बताए मैं वापस मुड़ा, फिर उसी तरफ जहां से वो आता है। रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। पेड़ अब भी थे, झाड़ियां अब भी थीं, पर सब कुछ सुनसान नहीं, बल्कि रुक रुक कर हिलता हुआ लग रहा था, जैसे सब कुछ मेरी नजरों के हिसाब से खुद को सेट कर रहा हो। करीब 1 घंटे चलने के बाद में उसी पुराने रास्ते के पास पहुंच गया, जहां वो गेट था जिस पर लिखा था ठहराव। लेकिन इस बार गेट नहीं था, बस दो पेड़ों के बीच खुला सा मैदान, और मैदान के बीचों बीच खड़ा था वही ट्रक, हमारा ट्रक। मैं जैसे दौड़ता हुआ उसकी तरफ गया। सब कुछ वैसा ही था, टूटी सीट, पीछे पड़ा पानी का डिब्बा, और केबिन में टंगी वहीं हनुमान जी की फोटो। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक के दरवाजे को हाथ लगाया, पीछे से आवाज आई, रुक जा। मैंने पलट कर देखा, ब्रिजलाल खड़ा था। तू फिर से उसी जगह आ गया है बेटा। अब सोच ले, एक बार और अंदर गया तो लौटेगा नहीं। मैंने कहा, मेरे क्लासी को ले गए हैं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। वो चुप रहा, फिर धीरे से ताबीज की तरफ इशारा किया। अगर ये साथ है तो शायद तुझे अंदर रास्ता दिख जाए। मैंने ट्रक की खिड़की खोली। अंदर की हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन इस बार डर नहीं, कुछ कह रहा था। और तभी सीट पर पड़ा शुभम का रुमाल धीरे से सरक गया, और सीट के नीचे से एक कागज निकला। मैंने उसे उठाया। उसमें लिखा था, मैं वहीं हूं जहां सब शुरू हुआ था। अगर वाकई निकाल सको तो आ जाना, तुम्हारा शुभम। मैंने गाड़ी की तरफ देखा। मेरे होंठ सूख गए, लेकिन दिल अब शांत था। अब मुझे पता था, मुझे वापस जाना ही होगा। मैं ट्रक से नीचे उतरा। हाथ में वो कागज था जिसमें शुभम ने लिखा था, जहां सब शुरू हुआ था, वही जगह, वही पुराना घर, वही ठहराव। मैंने अपनी कमर से ताबीज खोला और गले में पहना। अब की बार मेरा इरादा साफ था। मैं डरने नहीं जा रहा था, मैं टकराने जा रहा था। मैंने उसी दिशा में कदम बढ़ाया जहां पहली बार वो टूटा हुआ गेट और लटकता हुआ लैंप मिला था। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, ना गेट, ना बोर्ड, ना लैंप, बस एक खुला मैदान, और बीच में एक अंधेरे का पैर बंधे, ऐसे जैसे किसी ने जगह काटकर वहां अंधेरा भर दिया हो। मैंने बिना हिचक उस ओर कदम रखा। जैसे ही अंदर गया, फिर वहीं हवाओं का बदलता रुख, फिर वहीं पेड़ों की रुकती चलती शाखाएं, फिर वहीं ठंडी लेकिन अभी जलती हुई हवा। मैं अब ठहराव के दरवाजे के सामने था। वहीं पुराना मिट्टी का मकान,
और वहीं झुका हुआ दरवाजा। पर इस बार दरवाजा पहले से खुला था। मैं अंदर गया। कमरा वैसा ही था, वहीं टूटी कुर्सी, वहीं टेबल, पर अब दीवार पर कुछ नई चीजें थीं। फोटो फ्रेम्स, हर फ्रेम में अलग अलग ड्राइवर की तस्वीरें, और सबसे नीचे लिखा था, छूटे हुए। मेरी आंखें वहीं अटक गईं। एक फोटो शुभम की थी। मैं आगे बढ़ा और दीवार को छूने ही वाला था कि कमरे के कोने से वही आवाज आई, अब की बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने पलट कर देखा, वो खड़ा था, वही गमछा पहने ड्राइवर, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा शुभम जैसा था और आधा कोई अजनबी। क्या बन गया है तू? मैंने पूछा। वो हंसा। मैं कुछ नहीं बना, लोग खुद मुझे बना लेते हैं। मैं तो सिर्फ एक दरवाजा हूं, तू खोलता है और फिर लौट नहीं पाता। मैंने जेब से हनुमान जी की मूर्ति निकाली। अब की बार मैं बंद करने आया हूं उस दरवाजे को जो तू बन गया है। वो चीखा, तू शुभम को चाहता है, ले जा, पर पहले खुद को छोड़। मैंने आंखें बंद की, मन में हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां दोहराई और मूर्ति उसकी ओर फेंकी। मूर्ति जमीन पर गिरी और एक तेज रोशनी फैल गई। वो चीखने लगा, उसका चेहरा पिघलने लगा। हर वो चेहरा जो उसने ओर रखा था, ड्राइवर, बूढ़ा, बच्चा, सभी एक एक कर गायब होने लगे। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, फर्श कांपने लगा। मैंने देखा, पीछे एक और कमरा खुल चुका था। वहां शुभम बैठा था, आंखें बंद, हाथ बंधे। मैं दौड़ कर गया, उसकी रस्सियां खोली। आंखें खोल शुभम, मैं आ गया। उसने आंखें खोली, पहले धुंधली, फिर पहचानती हुई। उस्ताद जी, आप? चल बेटा, अब बस हो गया। हम दोनों बाहर की ओर भागे, पर जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, वो साया फिर से सामने आ गया। पर अब वो कमजोर था, उसका चेहरा धुंधला था, चाल लड़खड़ा। उसने कहा, हर बार कोई बच नहीं पाता, तू अलग कैसे? मैंने कहा, क्योंकि मैंने डर को जवाब नहीं दिया। मैंने रास्ता नहीं चुना, मैंने साथी को चुना। चुप रहा, एंड अब दरवाजा बंद होगा। मैंने तावीज उसकी ओर फेंका और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम दोनों बाहर आ चुके थे। असली सूरज आसमान में था, हमारा ट्रक वहीं खड़ा था। मैंने इंजन स्टार्ट किया, पहली बार में चालू हुआ। शुभम चुपचाप मेरी बगल में बैठा था। हमने कोई बात नहीं की, पर इतना समझ गए थे कि हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता। कुछ रास्ते सीधा अंधेरे की कोख में उतरते हैं, जहां से सिर्फ वही लौटता है जिसने किसी और को साथ लेकर छोड़ा। हमने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। इंजन पहली बार में ही गूंज उठा, लेकिन उस आवाज में अब वो भारीपन नहीं था जो उस जंगल से गुजरते वक्त महसूस होता था। सड़क अब एकदम साफ थी, आसमान में उजाला था और सुबह के सूरज ने जंगल की आखिरी परछाइयों को पीछे छोड़ दिया था। मैंने गियर डाला और ट्रक धीरे धीरे फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। कलकत्ता की सीमा में प्रवेश करते वक्त मेरे और शुभम के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी हम एक दूसरे की तरफ देखते थे, पर शब्द नहीं निकलते। हम दोनों जानते थे कि कुछ बातें कह देने से हल्की नहीं होती। कुछ अनुभव बस भीतर बैठते हैं और वहीं से उम्र भर हमें देखते रहते हैं। जब हमने साइड पर माल उतारा, तो वहां के सुपरवाइजर ने मुझसे कहा, भाई, टाइम पर नहीं पहुंचे, पर सही सलामत आ गए, यही बहुत है। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो नहीं जानता था कि हमने रास्ता कितना महंगा चुकाया है। माल उतारने के बाद हमने ट्रक एक किनारे पार्क किया। मैंने शुभम से कहा, जा, थोड़ी देर आराम कर ले। वो धीरे से मुस्कुराया। उस्ताद जी, अगर आप साथ नहीं होते तो शायद मैं अभी भी वहां बैठा होता। मैंने उसका कंधा थपथपाया। मैं तुझे छोड़ने नहीं आया था बेटा। हम एक सस्ते लॉज में रुके। शुभम सो गया, पर मुझे नींद नहीं आई। मैंने वही डायरी निकाली जिसमें हरनाम सिंह की बातें लिखी थीं। एक नया पन्ना जोड़ा और लिखा, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी वही है। कोई और फिर जाएगा, फिर वही रास्ता, फिर वही मोड़, और फिर वही गमछा पहना ड्राइवर। 2 दिन बाद हम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए। रास्ते में जब हम उसी पुराने पॉइंट से गुजरे जहां उस दिन हमें वह ड्राइवर मिला था, वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान था। ना कोई ट्रक, ना कोई आदमी, बस एक पत्थर पड़ा था और उस पर कुछ उकेरा हुआ था।
जल्दबाजी में जो मोड़ते हैं वो मंजिल नहीं, भटकाव चुनते हैं। मैंने ट्रक फिर से चलाया। सड़क लंबी थी, लेकिन अब हर मोड़ पर मैं धीमा हो जाता था। अब मुझे रास्ता जल्दी नहीं चाहिए था। अब मंजिल से ज्यादा जरूरी थी सही दिशा। 5 महीने बीत चुके हैं। मैं अब भी ड्राइव करता हूं। ट्रक वही है। शुभम अब मेरा भरोसेमंद खलासी है। हम जब भी रात के वक्त पर निकलते हैं तो डैशबोर्ड पर हनुमान जी की मूर्ति और वही ताबीज अब भी हमारे साथ होता है। और जब भी कोई अजनबी ट्रक ड्राइवर हमें शॉर्टकट बताता है, हम सिर्फ मुस्कुराकर कहते हैं, शॉर्टकट से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी रात के समय जब ट्रक की हेडलाइट सीधी आगे जाती है तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे सामने कोई खड़ा है, गमछा बांधे, सिर झुकाए और रास्ता दिखाने को तैयार। मैं कभी नहीं रुकता। बस हल्के से ताबीज को छूता हूं और ट्रक थोड़ा और तेज कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो अभी भी वहीं है, ठहरा हुआ, किसी अगले जल्दबाज का इंतजार करता हुआ। तो दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो इन हालातों में क्या करते? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करे ले और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कोई अच्छी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।